the same medium, its direction does not change. Neither speed change nor direction change. But as soon as it come across in another medium, where light can enter, can go inside. It should be either transparent or translucent. The speed of the light changes. As a result, direction of the light also changes. It does not move in straight line. It will move either towards the normal or it will move away from the normal. It will not remain in straight line. How long it remains in straight line? As long as medium is not changing. So this phenomenon of the bending of light, so when it enters from one medium to another, that is called diffraction of light. Bending of light ray come when it enters from one medium to another medium. At the surface separating the two medium. यानी ये बेंडिंग होती है, बेंडिंग ये नहीं अंदर घुस गया फिर वहाँ बेंडिंग अंदर जाके बेंडिंग हो रही है. At the surface of separating the two medium, तो surface which is separating the two medium उसके ऊपर बेंडिंग वहीं से शुरू होती है. यानी ये सरफेस है दूसरे मीडियम को, ये एक मीडियम बाहर है, एक अंदर का मीडियम है, मान लो ये एयर है, ये ग्लास है. तो सरफेस पे जहाँ से वो बेंडिंग एंड दूसरा मीडियम आएगा बेंडिंग. नजर वर्ड्स को कर लो कि जहाँ भी लाइट बेंड कर रहे हैं वहाँ मीडियम चेंज हो रहा है. हाँ मीडियम ये कंपलसरी है, प्राइस वर्ड्स है. मीडियम चेंज होगा, लाइट की स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी. लाइट की स्पीड डायरेक्शन चेंज हो रही है जिस जगह पर, वहाँ से दूसरा मीडियम चेंज होगा. एयर में भी हो सकता है. सेम एयर में अगर डेंसिटी बदल जाए और टेम्परेचर बदल जाए तो जो ही डेंसिटी और टेम्परेचर जहाँ भी बदलेगा वहाँ को मीडियम और एयर मीडियम कह रहा है. उसकी है वैसे एयर हमारे लिए एयर है, लेकिन लाइट जब उस जगह पहुँचेगी जहाँ डेंसिटी और टेम्परेचर चेंज हो गया, वो लाइट के लिए जो डिफरेंट मीडियम कहलाएगा, क्योंकि वहाँ लाइट की बेंडिंग हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी. बेंडिंग क्यों होती है? ड्यू टू चेंज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. ड्यू टू चेंज ऑफ द स्पीड, यानी स्पीड बदलेगी तो फौरन वो बेंड स्टेट नहीं रहेगी, वो बेंडिंग हो जाएगी. कभी नॉर्मल की तरह कोई नॉर्मल से वो भी बताते हैं. तो दिस फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट दैट इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना, at the surface of entering, at the surface of separating the two medium. That phenomenon is known as refraction of light. Reflection में when the light comes across, strikes the surface of another medium and bounce back from the surface. वहाँ से बाउंस होने वाला नहीं, वो रिफ्लेक्शन था, बाउंस हो गई और उसके अंदर चली गई, तो वहाँ बेंड तो कंपलसरी है बेंडिंग होना, एक्सेप्ट इन वन कंडीशन अगर वो नॉर्मल लेगी. ठीक है, इस बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ. क्यों बेंड होती है? बिकॉज स्पीड ऑफ द लाइट चेंज. बिकॉज स्पीड ऑफ द लाइट चेंज. जब भी स्पीड चेंज होगी बेंडिंग होगी. बेंडिंग हो रही है सर स्पीड चेंज. अगर 3 दफा स्पीड चेंज हो रही है तो सर 3 मीडियम रास्ते में आ रहे हैं. और इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला लॉ जो है वो तो रिफ्लेक्शन से मिलता है कि इसमें जो रेज है इंसिडेंट रे, जो रे दूसरे मीडियम में अंदर दाखिल होगी उसे आप रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे. द रे इज एंटर्स इनटू अनदर मीडियम, नाउ इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि इट हैज बेंड फ्रॉम इट्स पाथ. यानी इट इज प्रोड्यूसिंग रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. और उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा 90 डिग्री बनाने वाली है, ये दे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन. एक ही प्लेन में होंगी, एक ही सरफेस में होंगी. यानी कोई सरफेस कोई बहुत स्मूथ सरफेस है, उसमें 2 आ जाएंगे, तीसरा भी उसी पे मिलेगा. यही रिफ्रैक्शन में था. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, दे ऑल 3 लाई इन सेम प्लेन. यहाँ भी समझ में आया? इसका जो दूसरा लॉ है
वो थोड़ा उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या? स्नेल्स लॉ, SNELLS, स्नेल्स लॉ, ये सेकंड लॉ है। इसको हम एक लॉ इसको और भी ऐड कर सकते हैं। When a ray enters from optically rarer to optically denser medium, अब आप बोलोगे ना ये आप क्या कह रहे हैं? ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर। अभी ऑप्टिकली रेयर और डेंसर क्या होती है? गिलास है, क्या है ये? गिलास। देखो आम हालात में डेंसर उसे कहते हैं मीडियम को जो थोड़ा इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, भारी हो। जैसे मिसाल के तौर पे मेटल्स जो होते हैं एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम वगैरह, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, पानी में डालें तो वो सिंक कर जाती है। दो लिक्विड है, एक भारी है एक हल्का है, दोनों लिक्विड को मिक्स करो तो भारी लिक्विड नीचे बैठ जाएगा और हल्का लिक्विड ऊपर बैठ जाएगा। तो जो हल्का होता है कहते हैं ये लेस डेंसर है, ये रेयर है, और जो डूब गया नीचे चले गए वो डेंसर है। ये डेंसिटी डिपेंड डेंसिटी पे होती है। लाइट जो है उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर। ऑप्टिकली डेंसर उस मीडियम को कहते हैं जहाँ लाइट की स्पीड कम हो जाए एज कम्पेयर टू प्रीवियस मीडियम। जहाँ लाइट की स्पीड कम हो जाएगी वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा एज कम्पेयर टू विच मीडियम where the speed of light is higher, वो ऑप्टिकली रेयर है। ऑप्टिकल वर्ड इसलिए यूज कर रहा है कि वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। खाली डेंसर कहते तो वो डेंसिटी की टर्म्स में आ जाता है, हेवीनेस और लाइटनेस के। ये ऑप्टिकल डेंसर का मतलब है हेवीनेस से मतलब बड़ी अच्छी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ऑयल लिया कोकोनट, ये कोई सा भी ऑयल। अब ऑयल जो है उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। डेंसिटी की बात करो, क्या ऑयल को पानी में डालो, ऑयल कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है। तो डेंसिटी पानी की ज़्यादा है और ऑयल की डेंसिटी कम है। लेकिन अगर लाइट को पास करें तो लाइट की स्पीड ऑयल में कम होगी, पानी में ज़्यादा होगी। लाइट के एंगल से देखें तो लाइट की स्पीड पानी ऑयल में कम है और पानी में, तो लाइट जो है सॉरी ऑयल जो है वो लाइट के लिए डेंसर हुआ, तो हम उसको खाली डेंसर नहीं कहते, क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। वैसे देखें तो तेल ऊपर तैर रहा है, पानी नीचे, डेंसिटी के हिसाब से तेल की डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी। लेकिन लाइट की स्पीड के हिसाब से लाइट की स्पीड की तेल में लाइट की स्पीड क्या है? कम, और पानी में लाइट की स्पीड, तो उसे इसलिए क्या बोलते हैं? डेंसर नहीं कहते ऑयल, क्या बोलते हैं उसे हम? ऑप्टिकली डेंसर। जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर मूव कर जाएगी वो? नॉर्मल की तरफ, यानी नॉर्मल के करीब आ जाएगी। और जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वो एंगल जो अगर नॉर्मल की तरफ आ गई तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा ये नॉर्मल का, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? छोटा। तो कहते हैं कि नॉर्मल से एंगल नापते हैं ना, ये नॉर्मल की बात रह जाएगी तो एंगल छोटा हो जाएगा अगर डेंसर मीडियम में नहीं। और जब डेंसर से लेयर में आती है, जैसे गिलास के अपोजिट सरफेस को हम ले लें, ये गिलास है ना, इसको मैं आपको कंफ्यूजन होगा। में इसलिए टॉपिक नहीं आया। ये ग्लास है, ग्लास स्लैब है ना, ये लाइट आई इस पॉइंट पे टकराई, जहाँ पे हमने नॉर्मल की है, ये रे अंदर जाएगी तो बजाय स्ट्रेट जाने के ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और जब तक मीडियम को बदलेगा ये स्ट्रेट रहेगी। यहाँ मीडियम चेंज हुआ, ये मूव पहले, अब मीडियम चेंज हुआ तो स्ट्रेट जाएगी। ये कौन सा था? ये ऑप्टिकली क्या था? डेंसर था ये। और ये क्या था? ऑप्टिकली। इसमें ऑप्टिकल मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में स्पीड
और स्पीड कम होने से इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये ऑप्टिकली टेंसर है, यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल आएंगे इस सरफेस पर, इस पॉइंट के ऊपर ये नॉर्मल आएंगे। अब जब ये बाहर निकलेगी तो इट इज कमिंग फ्रॉम ऑप्टिकली टेंसर टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो ये नॉर्मल से दूर रहेगी, यानी एंगल ऑफ, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहलाएगा आर डैश, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का आई डैश। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पहली सरफेस में था आई, ये क्या था, ये क्या था आर, आर था, ये आई डैश जो आर डैश इस सरफेस के लिए। तो वैसे रे एंटर फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली rarer to optically denser medium is bent towards the normal. When it enters from optically denser to, so it bends away from the normal by whenever bent from normal, इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, और स्पीड बढ़ती है तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद। ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल, दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे कभी भी इक्वल, एक्सेप्ट इन वन केस के लाइट नॉर्मली जा रही है, नॉर्मली लाइट होती है जो 190 डिग्री के एंगल से जा रही है, उसका रिफ्लेक्शन वो बेंड नहीं होती है, वो स्पेस होती है लेकिन एंगल में इतना बड़ा नहीं होता। तो ये क्या हो गया, ये पहला लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, नॉर्मल के और एंगल सेम थे। व्हेन द रे एंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्या होता है, इसकी it bends towards the normal, number one, और इसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है स्पीड की। When it enters from optically denser to optically rarer medium, the light will bend away from the normal, and because its speed increases. ये पॉइंट समझ में आ गया, ये इससे रिलेटेड है। अब जो लॉ है मेन, वो सेकंड लॉ को हम अक्सर बोलते हैं स्नेल्स लॉ कहलाता है। वो ये कहता है कि आई और आर तो इक्वल है, आई इज बिग, इस केस में आई बड़ा है और आर छोटा है, इस सेकंड केस में आई छोटा है और आर बड़ा है। पहले सेकंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास के अंदर है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ग्लास के बाहर है, हवा वाले हिस्से में बना है। सेकंड लॉ ये कहता है कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, है ना, साइन कॉस टैन ये सब पढ़ा है ना। अगर एंगल नहीं पढ़ा आपने साइन कॉस टैन और ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, क्या अभी आगे आएगा, नाइन्थ में भी पहले ट्रिग्नोमेट्री थी, क्या हट गया था वो कोर्स। मैं आपको समझा दूंगा साइन क्या होता है, आर क्या होता है, कि एंगल आई की जो साइन की वैल्यू है और एंगल आर की जो साइन की वैल्यू है, साइन आर, जब तक पेयर ऑफ मीडियम चेंज नहीं हो रहा और लाइट का कलर चेंज नहीं हो रहा, लाइट का कलर चेंज नहीं हो रहा, एंगल आई एंगल कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, उसी हिसाब से आर की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो आई और आर तो अलग अलग होंगे, आई चेंज होगा, आर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आप जब साइन आई की वैल्यू को साइन आर से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, आप एंगल बदलेंगे दूसरा एंगल भी बदल जाएगा, फिर जब उनकी साइन की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, तब भी, हालांकि आई बदल गया और उसके हिसाब से आर भी बदल गया, आई अपॉन आर सेम नहीं आएगा। आई मान लो तुम्हारा 30 डिग्री है, आर 20 डिग्री है, समझ में, तो 3/2 आर बनेगा, लेकिन आई 40 डिग्री होगा तो आर जो है वो क्या नाम, 30 नहीं होगा तो कुछ और होगा, उसकी रेशो निकालेंगे, वो कुछ और निकलेगी इसकी रेशो, लेकिन साइन की वैल्यू, जब साइन के एंगल से, साइन जो ट्रिग्नोमेट्री की एक फंक्शन है, उसके हिसाब से हम साइन आर की वैल्यू लेके डिवाइड करेंगे, तो वो जो डिवाइड करके आंसर निकलेगा वो हर दफा सेम निकलेगा, जब तक क्या चेंज ना हो, दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम चेंज हो, पेयर ऑफ मीडियम इज नॉट चेंजिंग एंड द कलर ऑफ लाइट इज नॉट चेंजिंग। जब लाइट भी सेम है और मीडियम भी सेम है तो एंगल कोई से भी हो उसके हिसाब से आर भी बदल जाएगा, लेकिन जब उनकी रेशियो निकालोगे साइन की वैल्यू के हिसाब से वो रेशियो हमेशा
शेप निकलेगी। ये थोड़ा सा इसको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकंड लॉ ये कहता है as long as media are not changing and the color of light is, अब मान लो येलो कलर की लाइट यूज कर रहे हैं, मीडियम भी सेम है, लाइट येलो कलर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल जाएगा, बदल दीजिए। आप 30 का एंगल ले, 40 का ले, 50 का ले, उसी हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बदल जाएगा। और जब आप उनकी साइन की वैल्यू लेके डिवाइड करेंगे तो जो आंसर एक सेट में आएगा एग्जैक्टली सेम आंसर, दूसरे सेट में आएगा एग्जैक्टली सेम आंसर, थर्ड सेट में आएगा, या 50 सेट ले लें, हर दफा सेम आंसर आएगा इस वैल्यू के साथ, साइन के साथ। और हम लोग के साथ तो आंसर के एलिमेंट्स हैं, एफ लोग है, मीडिया आर नॉट चेंजिंग, पेयर ऑफ मीडिया इज नॉट चेंजिंग, एंड क्या कलर ऑफ लाइट इज नॉट चेंजिंग। आप रेड लाइट लेके यही रिजल्ट निकालें, मीडियम सेम रखें, रेड लाइट ले लें, एंगल भी सेम रखें, 30 डिग्री और ये एंगल उस हिसाब से बदल जाएगा। फिर आप उतना नहीं बदलेगा जितना येलो लाइट था, कुछ और एंगल बदलेगा। फिर और आपने ब्लू लाइट ली तो आगे लाल कुछ और हो जाएगा। मीडियम सेम है, ये एयर है और नीचे कौन है, मान लो गिलास है, सेम गिलास सेम एयर। आप येलो लाइट लें तो एंगल लाल कुछ और निकलेगा। आपने 30 डिग्री का एंगल फिक्स कर दिया, एयर में जो एंगल हो 30 का एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने रेड लाइट ली, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री फिक्स कर दिया। आपने ब्लू लाइट ली, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री फिक्स कर दिया, 30। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर दफा अलग होती है, हर दफा येलो का कुछ और होगा, रेड का कुछ और होगा, ब्लू का कुछ और होगा। और जब उनकी साइन की रेशियो निकालेंगे तो वो भी अलग अलग है, वो भी अलग अलग है। तो जब तक कलर चेंज ना हो और मीडियम चेंज ना हो, ये रेशियो नहीं बदलेगी। आपने 30 का एंगल 40 कर दिया, कलर ऑफ लाइट सेम रखा, एंगल 40 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बदल जाएगा। अब आपने अगर मीडियम बदला है ना लाइट का, तो जब आप साइन की रेशियो निकालेंगे वो आप फिर से निकलेगी, जो पहले लिखी थी वो दोबारा निकलेगी। लेकिन आपने कलर चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, आपने एक ऑर्डिनरी गिलास लेकर है, एक आपने स्पेशली नए गिलास लिया, कोई स्पेशल तो उसके साथ कंपोजिशन साथ गिलास लिया, तो गिलास बदल जाएगा, तो उसके अंदर का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो मीडियम बदल। आप प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट पार्ट ले तभी चेंज हो जाएगा। तो जब तक पेयर ऑफ मीडिया इज नॉट चेंजिंग एंड कलर ऑफ लाइट इज नॉट चेंजिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके साथ और क्या चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी चेंज हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से। लेकिन उनकी साइन की वैल्यू लेके डिवाइड करेंगे तो जो आंसर एक पेयर में आएगा आएगा वही आंसर दूसरे पेयर में आएगा वही आंसर, और उनको कांस्टेंट होगा, उस आंसर को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जहां लाइट देगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो तीन डेफिनेशन से कोई भी यूज कर सकता है। सेकंड लॉ इसको इंसिडेंस लॉ कहते हैं, वो क्या है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहना है, क्या बोल रहा हूँ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन एक स्पेशल वैल्यू की निकलती है ट्रिग्नोमेट्री की है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, एक को साइन कहते हैं, एक को कॉस, एक को टेंजेंट, एक को सीकेंट, एक को कोसिकेंट, एक को कोटेंजेंट। 6 नाम हैं अलग अलग। तो जो जिस को हम साइन कहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताएंगे साइन कौन सी वैल्यू को कहते हैं, तब वो साइन कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो वो जो वैल्यू है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियाई एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट।
will always remain same. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं it will only change either color of light changes or pair of the media does not remain same. ये दोनों बदल दो या दोनों में से एक बदल दो तब बदल जाएगा, लेकिन जब तक वो नहीं बदलेगा ये रेशियो हमेशा क्या निकलेगी, सेम निकलेगी. एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड, क्या नाम है इस रेशियो का, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं. क्या नाम है इस रेशियो का, दिस रेशियो इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. जहाँ लाइट गई है, जहाँ लाइट गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ये बात समझ में आया. आपने एक्सपेरिमेंट करा है, एक बच्चे ने एक पर्टिकुलर ग्लास स्लैब ली और येलो लाइट लेके एक्सपेरिमेंट करा. कभी एंगल 30 का रखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, कभी 40 का रखा, कभी 50 का रखा. दूसरे बच्चे ने भी वैसे ही ग्लास स्लैब की एग्जैक्टली सेम टाइप की और उसी मीडियम में उसी एयर के अंदर बैठ के उसने अपना एक्सपेरिमेंट करा. उसने एंगल कभी 25 लिखा, कभी 30 लिखा, कभी 40 लिया, कभी 50 लिया, अलग अलग एंगल लिए. मीडियम सेम है, कलर ऑफ लाइट भी सेम है. जब वो रेशियो निकालेंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा. जब कोई चीज ये लॉ बन गया तो ये आंसर कब तक सेम रहेगा, जब तक या तो मीडियम चेंज ना हो, दोनों में से कोई एक मीडियम है दोनों, या कलर ऑफ लाइट चेंज. अब अगर इनमें से एक मीडियम जो है जहाँ से लाइट आएगी वो एयर है या वैक्यूम है तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं. क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस वन ऑफ द मीडियम फ्रॉम वेयर लाइट इज एंटरिंग, इट इज आइदर एयर और क्या वैक्यूम. एयर और वैक्यूम में माइन्यूटली फर्क है, बहुत ही कम. वैसे तो वैक्यूम होना चाहिए, लाइट इज कमिंग फ्रॉम वैक्यूम एंड एंटरिंग इनटू अनदर मीडियम. लेकिन अगर एयर की वैक्यूम एयर से आएगी तो उसमें हल्का सा पॉइंट में डायरेक्शंस में फर्क आएगा. तो एयर और वैक्यूम अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आएगा. ठीक है, व्हाट वी कॉल इट. हाँ, ऑप्टिकली जैसे वाटर डेंसर है तो उससे दो गुना लेयर है, वो दुगना लेयर है उससे. नहीं, लेयर या फिर वाटर नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखिए, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है जहाँ लाइट एंटर कर रही है वो ऑप्टिकली डेंसर है. अब मैंने एक की वैल्यू 1.5 है, एक की वैल्यू 1.8 है और लाइट आ रही है कहाँ से, एयर से या वैक्यूम से. तो 1.5 वाला भी एयर के कंपैरिजन में ऑप्टिकली डेंसर है और लाइट की स्पीड एयर के मुकाबले कम होगी. जो ऑप्टिकली डेंसर होते हैं लाइट की स्पीड कम होगी और 1.7 भी ऑप्टिकली डेंसर है. लेकिन हम आपस में कंपेयर करें तो 1.7 की ऑप्टिकली मोर डेंसर देन 1.5. इसका मतलब जब लाइट की स्पीड कंपेयर करेंगे तो जहाँ वैल्यू 1.7 है वहाँ लाइट की स्पीड ज़्यादा कम होगी और जहाँ 1.5 है वहाँ लाइट की स्पीड एयर के मुकाबले दोनों कम होगी. लाइट की स्पीड एयर के कंपेरिजन में दोनों कम होंगी, लेकिन 1.7 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वहाँ ज़्यादा कम होगी और 1.5 है वहाँ कम होगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मीडियम. तो मैं आपस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा और किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी दे रखी है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लेता हूँ. ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ये सी है, ये डी है. अब रिफ्रैक्ट और येलो लाइट है, कौन सी लाइट है, येलो, और एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम और एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम. एयर से ए में आता है. यहाँ की वैल्यू 1.5, यहाँ है 2.7, यहाँ है 1.29, यहाँ है 3.4. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. क्या ये, यानी रेशियो बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. यहाँ 1.5 निकला, यहाँ 2.7 निकला. यहाँ पर आपका कर लो 0.9 और देखिए ये 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है. इसका मतलब है ए जो है ये ऑप्टिकली
डेंसर है एज कम्पेयर टू वैक्यूम और एयर। ये और ज्यादा डेंसर है, यहाँ पे लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी। इन दोनों में ए और बी में कौन ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है? बी ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर। बी और ये सी 0.9 सी, इन दोनों में क्या होगा? ये सी ऑप्टिकली रेयर है और सी की वैल्यू जो 1 से कम है 1 के बराबर होती है, दोनों को ऑप्टिकल डेंसिटी सेम मानी जाती है। इसका मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी एयर से भी कम है। इन अदर वर्ड्स लाइट जो स्पीड है लाइट की वो सी में एयर से ज्यादा है। सी मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि जहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वहाँ पे लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ एयर से कम है, उसका मतलब लाइट की स्पीड एयर से ज्यादा होगी। और इन सब में क्या नाम है, ये आपको पता नहीं करना है 3.92 लिखा है। अब इनमें सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर कौन सा मीडियम? डी है। इसमें लाइट की सबसे कम कहाँ होगी? क्या? डी में। यहाँ जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उतनी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी लाइट की स्पीड भी कम होगी। ये कंपैरिजन में आ सकता है। प्रोवाइडेड सबके लिए लाइट का कलर सेम है। अब लाइट का कलर बदल दो, येलो की जगह रेड लाइट ले लो, रेड की जगह ब्लू लाइट ले लो, तो ये वैल्यूज भी बदल जाएंगी। ये वैल्यूज भी बदल जाएंगी और उन वैल्यूज के हिसाब से क्या नाम है फर्क पड़ जाएगा। इसलिए आपकी बुक में मैं किताब दीजिए मुझे, एक पेज नंबर बता दूं। तो एक तो आपको मैंने क्या बताया कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन, उसी क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके दो लॉज बताए। पहला लॉ क्या था? इंसिडेंटल, रिफ्रैक्टिव एंड नॉर्मल दे ऑल लाई इन। और दूसरा लॉ क्या बताया था? ये स्नेल्स लॉ। क्या है वो? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of for a given pair of media and for a given color of light is always constant। अब देखिए ये दे रखा है आपका केविन 1.3 पेज नंबर हमारी किताब का पेज 149 है। पेज 149 लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से, बाद में वैक्यूम से आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर का 1.003 है। लाइट कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से। समझ में आई बात की? अब देखिए इसमें लिखा हुआ है नोट 9.3 that an optically denser medium may not possess greater mass density. For example, kerosene oil having a higher refractive index is optically denser than water. यानी केरोसिन ऑयल को पानी में डालो तो तैरेगा, तो केरोसिन ऑयल जो है वो पानी के हिसाब से हल्का है, पानी जो है वो डेंसर है। लेकिन लाइट के हिसाब से केरोसिन ऑयल में लाइट की स्पीड कम है और पानी में लाइट की स्पीड ज्यादा है। तो केरोसिन ऑयल जो है वो लाइट के लिए क्या कहलाएगा? क्योंकि स्पीड कम है, इसलिए केरोसिन ऑयल इज ऑप्टिकली डेंसर। इसलिए हम डेंसर नहीं कहते, क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है। इन्होंने इसमें कलर ऑफ लाइट में दिया, जबकि दूसरी किताबों में कलर ऑफ लाइट भी दिया था कि ये जो कलर है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम बैक्टीरियल मीडिया, उन्होंने कलर भी लिखा था कलर ऑफ लाइट जो थी वो येलो थी। येलो लाइट को यूज़ करके ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया। कौन सी लाइट को यूज़ करके? येलो लाइट।
उन्होंने इस किताब में कलर ऑफ लाइट भी दे रखा, लेकिन दूसरी जो पुरानी एडिशन है उसमें कलर ऑफ लाइट भी दे रखा है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था। क्या बताया था? कि व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वैक्यूम टू द गिवन मीडियम, तो अगर वैक्यूम एयर में, सुन लीजिए प्लीज, एक पानी है, मान लो एक वाटर है, एक ऑयल है, मीडियम में एयर नहीं है, यानी इन अदर वर्ड्स वैक्यूम नहीं है, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकंड मीडियम में लाइट गई है और द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से एक मीडियम यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी वो वैक्यूम है, यहाँ से लाइट आएगी वो क्या है? वैक्यूम है, तो फिर हम सिर्फ सेकंड मीडियम का नाम बताएंगे, फर्स्ट मीडियम को बताने की जरूरत, और उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसमें दूसरे मीडियम को बताने की जरूरत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या नाम है, जैसे उन्होंने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस, तो इसका मतलब है कि आइस में लाइट कहाँ से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। पहला मीडियम जहाँ से लाइट आएगी वो वैक्यूम है, और जिस मीडियम में लाइट गई है वो आइस है। जिसको हम खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहते, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक ही मीडियम का हम नाम ले रहे हैं, तो दैट मीन्स कि लाइट कहाँ से आ रही है? ये वैक्यूम से आ रही है। अदरवाइज हमें या तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, अब एब्सोल्यूट वर्ड लोग भूल जाते हैं, इससे नहीं है, खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, इसका मतलब भी यही माना जाएगा कि लाइट कहाँ से आ रही है। करेक्ट वे क्या उसका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले ज़्यादा बेहतर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन है, इससे फॉर्मूले के अंदर हमने इसको और फॉर्मूले वो करेंगे, तो यही वैल्यू इसको रख कर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या डेफिनेशन है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एक्सिस ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ angle of refraction for a given pair of media in a given color of light, दो चीजें हैं, is always constant, is always constant, जब तक दो चीजें नहीं बदलेंगी वो बदलेगा नहीं, and this constant value is called, तो नाम क्या है? refractive index of second medium with respect to first medium. And if the first medium is what? Vacuum, then the refractive index is also called absolute refractive index. अब absolute refractive index को हम ये सिंबल है ग्रीक वर्ड उसको म्यू कहते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ गिलास लिखूँ, इसका मतलब है कि एयर से गिलास में आएगी, अब एयर से नहीं, सॉरी, कहाँ से? वैक्यूम से। इसको जब फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो स्पीड में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, यही आंसर आपको मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, इन गिवन मीडियम, जो भी गिवन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो डिफाइंड for a given color of light and for a given pair of media. It is also defined as the ratio of the speed of light. इसको आप रेशियो की फॉर्म में बोल दिए, डेफिनेशन मिल जाएगी क्या? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम में दोनों में ज़रा सा फर्क है, अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यू लेके चलते हैं, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। यही आंसर जो है वो होगा साइन आई एंड अपॉन साइन आर व्हेन लाइट कहाँ से जा रही है? लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वैक्यूम टू गिवन मीडियम। स्पीड के हिसाब से निकालें तो गिवन मीडियम की जो स्पीड है वो नीचे लिखेंगे और वैक्यूम की जो स्पीड है वो ऊपर लिखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो है जो जहाँ से लाइट आई है, और एंगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? जहाँ लाइट गई। अगर लाइट वैक्यूम से आ रही है तो साइन आई वैक्यूम में होगा और साइन आर दूसरे मीडियम में होगा। तो वी कैन डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टू डिफरेंट वेज।
It is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Sine कहना log भी है. चलो ये this ratio is constant. अगर आपके पास this ratio is always constant for a given pair of radii and given color of light, then this law is called Snell's law. तो ये Snell's law कहलाता है. और आपको this ratio ये ना कहेगा, आपको this ratio is called क्या? Refractive index of each medium. तो दो medium है, of each medium, और static medium with respect to person. Point clear हो गया? दूसरी definition क्या है? It is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in the given. दोनों में से कोई यूज करके वैल्यू निकाले, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा और कलर ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रहा, दोनों आंसर क्या निकलेंगे? एग्जैक्टली सेम निकलेंगे. पॉइंट समझ में आ गया? तो मैंने आपको एक तो रिफ्रैक्शन बताया. रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? When a light enters from a medium to another, changes its path, is bending. This phenomenon of bending of light is called refraction of light or refraction code. इसके दो मेन लॉ हैं. एक लॉ है रिफ्रैक्टिव एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम सरफेस सेम प्लेन. दूसरा लॉ इसको वर्ड्स में द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will always be constant, is always a constant as long as, अभी दो कंडीशन बाद में बतानी पड़ेगी, शुरू में नहीं बताई तो बाद में बताओ. As long as pair of radii is not changing and color of light is not changing. लाइट का कलर बदल जाएगा तो ये रेशियो भी बदल जाएगा. आई और आर की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन आई की वैल्यू बदलेगी तो आर भी बदल जाएगा. कलर ऑफ लाइट बदल दी. सेम कलर के लिए, येलो कलर के लिए आई की वैल्यू 30 है, ब्लू के लिए 40 है, ब्लू रेड के लिए 60 है, लेकिन आर की वैल्यू तीनों के तीन में अलग अलग आएगी. इसलिए आंसर भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा. तो क्या आर की वैल्यू बदल, आई को वैल्यू सेम रखी, लेकिन आर की वैल्यू येलो लाइट की कुछ और होगी, ब्लू की कुछ और होगी, ग्रीन की कुछ और होगी, रेड की कुछ और होगी. क्योंकि ये वैल्यू आर की बदल जाएगी, इसलिए साइन आर की बदल जाएगा. ये बात समझ में आ गई है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया. अब हमारा दूसरा था लेंस से दिखाना. ये ऊपर जो फार्मूला लिखा है इसको आप ये जो फार्मूला है इसके बदले में ज्यादा फार्मूले से बात निकाल सकते हैं. हाँ, देख दोनों फार्मूले मैंने करेंगे. हम जो 90% क्वेश्चन मैंने करके करेंगे वो स्पीड ऑफ लाइट को यूज करके करेंगे, लेकिन एंगल देखे में निकाल सकते. बात समझ में आ गई? वी शुड नो बोथ दी फॉर्मूला. बोथ ऑफ देम इंडिकेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये ध्यान रखना कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. स्पीड से निकालने में कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? जहाँ लाइट जाएगी. पहला मीडियम, सेकंड मीडियम होगा. पहला मीडियम कौन सा होगा? जहाँ से लाइट आई है और वो हम एज्यूम कर रहे हैं वो एयर है या वैक्यूम है. एयर में और वैक्यूम में फर्क है थोड़ी सी. एयर वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एयर में वो स्पीड बहुत मामूली सी कम है. वैक्यूम में स्पीड ज्यादा है और एयर में स्पीड कम है, बहुत मामूली सी. अप्रोक्सीमेट मतलब हम यूज कर सकते हैं. एयर में भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, और वैक्यूम में. लेकिन इनफैक्ट वैक्यूम में स्पीड कम होती है और एयर में सॉरी वैक्यूम में स्पीड ज्यादा होती है और एयर में स्पीड कम होती है. इसलिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो. वैक्यूम की स्पीड हमने कितनी लिखी? 3 लाख. एयर क्योंकि डेंसर है तो एयर का ना स्पीड क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी. अगर दोनों इक्वल हो गए तो कैंसिल होकर 1 आंसर आता. लेकिन वैक्यूम की स्पीड ज्यादा है और सॉरी वैक्यूम की स्पीड यहाँ ज्यादा है और एयर की स्पीड कम है, तो ज्यादा नंबर न्यूमरेटर का नंबर बड़ा है, डिनोमिनेटर का नंबर छोटा है, तो आंसर को जब डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा आंसर आएगा. उस केस में आप देखिए एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0033 दे रखा है. इससे साबित होता है कि एयर जो है वो एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है. मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब कि एयर के अंदर लाइट की स्पीड कम है और वैक्यूम में लाइट की स्पीड ज्यादा है.
समझे? जहाँ पे लाइट की स्पीड कम होगी वहाँ इफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा निकलेगी क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया है, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा? बड़ा है। ये स्नेल्स लॉ समझ में आ गया? क्या है स्नेल्स लॉ? ये इसको स्नेल्स लॉ में ये रेशियो कांस्टेंट होगी कब तक? जब तक एयर ऑफ द गैस इज नॉट चेंजिंग आर कांस्टेंट एंड कलर ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट निकलेगी। इस रेशियो को हम कहते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। क्या? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium, and this will remain constant as long as medium is not changing and color of light is not changing। इसको दिमाग में रखना। हमारी बुक में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मीडियम को दे रखे हैं, तो में कौन से लाइट का कलर यूज किया गया है? येलो लाइट यूज की है। समझ में आ गया? अगर रेड लाइट का हम देखेंगे तो कुछ और आंसर निकलेगा, ब्लू लाइट का देखेंगे तो वही वैल्यू उसी मीडियम में कुछ और निकलेगी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस किसे कहते हैं? बताइए लेंस की डेफिनेशन क्या है? आगे लगा के क्वेश्चन के अंदर क्या बोलते हैं? लेंस ही बोलते हैं। जो अंदर शीशे में जो लगा रखे हैं ऑप्टिकल ग्लासेस उसे बोलते हैं। लेंस किसे कहते हैं? A transparent medium। अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता ना मुझे मैं आपको देख सकता है, आप मुझे देखिए, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वो मीडियम ट्रांसपेरेंट किसी चीज़ का भी हो सकता है। ये जो है इसमें मेरे पास जो लेंस यूज हुआ है इसमें जो लेंसेज हैं वो प्लास्टिक के हैं, आपके हो सकता है वो शीशे के हो, गिलास क्या नाम है, गिलास के हो। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम किसी चीज़ का भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम where one of the surface or both the surfaces are spherical, are यानी दोनों surface bounded by two surfaces, bounded by a transparent medium bounded by two surfaces, यानी दो surface से bounded है, एक surface एक तरफ एक surface दूसरी तरफ, and one of the medium or one of the surface or both the surfaces are स्फेरिकल, या दोनों से स्फेरिकल है या दोनों में से एक स्फेरिकल। जैसे ये दोनों स्फेरिकल सरफेस जो है स्फेरिकल है, ये दोनों सरफेस स्फेरिकल है, इधर वाली भी इधर वाली, ये बाउंड्री है, ये एक सरफेस प्लेन है एक स्फेरिकल है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम वेयर both the surfaces पहले बताएंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, बाउंडेड बाय दो सरफेस से बाउंड्री है, वेयर बोथ द सरफेसेस और वन ऑफ द सरफेस इज स्फेरिकल, यानी एक का स्फेरिकल होना कंपल्सरी है। अगर वो दोनों स्फेरिकल है तो उसको हम उसको क्या नाम है, जैसे अगर दे आर बल्जिंग आउटवर्ड दे आर कॉल्ड कॉन्वेक्स, क्या कॉन्वेक्स लेंस, क्या बोलते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस। दे आर बल्जिंग इनवर्ड, तो केव की तरह हो गया, दोनों केव की तरह हो गया। केव का मतलब अंदर की तरफ। इफ द surfaces are bulging, spherical surfaces are bulging inward, they are called what? concave lens। इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, खाली कॉन्वेक्स भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि दोनों सरफेस जो है बल्जिंग है और बाहर की तरफ, तो डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। अब इस टाइप का अगर लेंस होता है एक कॉन्वेक्स और एक प्लेन, तो ऐसा बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं? लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। बात समझ में? हमारे कोर्स में डबल कॉन्वेक्स या खाली कॉन्वेक्स कह सकते हैं और डबल कॉन्केव, ये बोथ द सरफेसेस आर बल्जिंग इनवर्ड। तो पहले तो लेंस की डेफिनेशन समझ लो, क्या होगी लेंस की डेफिनेशन? ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस आउट ऑफ व्हिच one surface or both the surfaces are spherical। ठीक है, तो लेंस की बहुत सारी फॉर्म है। हमारे कोर्स में दो तरह के लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव। If both the surfaces are bulging outward, it is called convex. If both the surfaces are bulging inward, it is called
कॉनकेव लेंस। ठीक है, और जो डिफरेंट टाइप के लेंस है कि एक सरफेस प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है, एक सरफेस कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? तो वो हम डिटेल में हमारे कोर्स में, हमारे कोर्स में दो तरह के लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स को डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं क्योंकि बोथ द सरफेस, दोनों तरफ जो सरफेस है दोनों बल्जिंग आउट कर रहे हैं, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस है तो डबल कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लेंस को यूज करके इमेज बनाए, उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे लेंस मिरर में हमने स्फेरिकल मिरर में हमने कितने 4 रूल बताए थे। कितने रूल बताए थे? 4, जिसमें 3 मेन रूल थे। तो इस तरह यहाँ भी कुछ रूल हैं जिनको यूज करके हम इमेज को लोकेट कर सकते हैं। इमेज कहाँ बनेगी हम लोकेट कर सकते हैं और एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट करके हम जब देखेंगे तो इमेज हमें वहीं मिलेगी जो हमने तो कागज पे लोकेट की, बना के लोकेट की। वो रूल्स क्या है वो चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? मैं इसको रख दूँ। मैंने क्या पढ़ाया था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन बताया था क्या होगा, रिफ्रैक्शन के लॉज बताए थे, स्नेल्स लॉ बताया था, और क्या बताया था मैंने आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बताई थी। 2 तरह की डेफिनेशन दी थी, एक एंगल के हिसाब से और एक। अब मैं रूल्स बता रहा हूँ which are used to locate the image. In case of double convex and double concave lens या convex and concave. Now एक चीज ऑप्टिकली टेंसर मीडियम किसे कहते हैं? ऑप्टिकली टेंसर मीडियम जहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो as compared to another medium. If the light enters from one medium to another and speed decreases, then the second medium is called optically denser with respect to first medium. When its speed increases, then the second medium is called optically rarer as compared to first medium. Or whenever light enters in optically denser medium, it always bend किधर? Towards the normal. Angle of refraction will always be lesser than angle of incidence. And whenever light bends away from the normal, वो कब होगा? When the light speed is increases and it is entering from optically denser to optically rarer. तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, बात समझ में आ गई, और वो नॉर्मल से दूर रखेगा। ठीक है, ये इस रूल्स के साथ है। लेकिन लॉज में 2 रूल है, एक where the rays are from same plane में, और दूसरा रूल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे कहते हैं, वो कांस्टेंट होगा कब तक? आगे मैं रिपीट कर रहा हूँ, कब तक? जब तक लाइट का कलर चेंज नहीं हो रहा और पेयर ऑफ द गिवन मीडिया इज नॉट चेंज। अगर पेयर में से एक भी चेंज हो गई तो वो रूल, वो जो कांस्टेंट की वैल्यू वो भी बदल जाएगी, वो कांस्टेंट में कोई और वैल्यू हो जाएगी। अब जो रूल है इसमें भी वही है। ये आपने लेंस लिया, इसका जो सेंटर है इसको हम कहते हैं क्या? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसे? अब इसकी डेफिनेशन वो नहीं है ज्योमेट्रिक सेंटर, ये ध्यान से समझिए। पहला रूल वो है कि when rays of light parallel to the principal axis, वो जो वहाँ पर rays of light parallel to the after reflection actually passes from the focus or in case of concave mirror or appear to diverge from focus in case of convex mirror. ठीक है ना? सिमिलर रूल यहाँ भी मैंने रे ऑफ लाइट आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी? इसके दोनों तरफ फोकस होता है, दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेजिनरी लाइन joining both the focus on both the sides of the lens, that is known as क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, जो दोनों फोकस से गुजर रही है। बात समझ में आया? तो when a ray of light is parallel to the principal axis, the ray of light which is parallel to the principal axis
after emerging out from the lens, after refraction from the lens, will pass from the focus on the other side. Will pass from the focus on the, देखो इसके दो फोकस हैं, एक फोकस इधर है और एक फोकस इधर है. कौन से फोकस से गुजरेगी? इधर वाले फोकस से. In case of convex lens, in case of will pass from the focus on the other side in case of convex lens. और कॉनकेव में क्या होगा? ये भी आप सब देख लीजिए. ये कॉनकेव लेंस है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, एक फोकस इधर है, जो ऑप्टिकल सेंटर आ गया, एक फोकस इधर है, ये f1 है, ये f2 है. will appear to diverge from the focus on the same side. यानी जो आदमी ये जो रे होगी कहाँ से आती नजर आएगी? यहाँ से आती नजर आएगी. कॉन्वेक्स में वो एक्चुअली पास होगी दूसरे साइड के फोकस से, और कॉनकेव में यहाँ से जो डाइवर्ज हो गई ना, तो क्या लिखेंगे? अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दी फोकस ऑन दी सेम साइड, फ्रॉम दी फोकस ऑन दी सेम साइड. पहला रूल में क्या? The rays of light which are parallel to the principal axis after emerging out from the lens actually pass from the focus on the other side. इसमें क्या लिखेंगे? In case of कौन सा लेंस है? Convex lens. और appear to diverge from the focus. डाइवर्ज का मतलब डाइवर्ज हो रही. Appear to diverge from the focus on the same side. In case of concave lens, in case of concave. ये पहला रूल. दूसरा रूल इसका ऑपोजिट. अगर आपको लिखने की सब समझ लीजिए. अब जरा समझ लीजिए क्या है. ये लेंस है, ये इसका एक फोकस है, ये इसका दूसरा फोकस. अब ये रे अगर लेंस नहीं होता तो ये फोकस से निकलती है. अगर फोकस है तो the ray which is directed towards the focus on the other side, यानी फोकस के ऊपर से जाने से पहले बीच में लेंस आ गया. The ray which are directed towards the focus on the opposite side, after coming out from the lens, they become parallel to the principal. They become, हम ये लिखेंगे passes from the focus, क्योंकि यहाँ जो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस है कौन सा यूज हो रहा है? दूसरी साइड पर. तो उधर तो रे जाएंगे नहीं ना, तो पहले तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा. द रेज व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, आफ्टर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द लेंस क्या हो जाएगी? विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल. विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल. ये बात समझ में आ गई. और कॉनकेव लेंस में क्या होगा? ये रे आएगी फ्रॉम दी फोकस, आफ्टर इमर्जिंग आउट टू बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल. यही प्रिंसिपल है जिसके पैरेलल. तीसरा रूल इसमें क्या है? द रे डायरेक्ट पासिंग फ्रॉम दी फोकस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी पासिंग फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर क्या है? नहीं, ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन आप दूंगा, ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं बोलूंगा. और जो ऑप्टिकल सेंटर जो अगर लेंस को काट दोगे यहाँ से तो इतना हिस्सा इसे लोगे तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ नहीं, ऑप्टिकल सेंटर वहीं रहेगा. ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब हमने इसे काट दिया तो बीच में और उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी. ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं कहेंगे इसमें. ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट ऑफ द लेंस फ्रॉम वेयर द रेज emerges out without any deflection. Emerges out without any deflection. The rays it passes towards the optical center. After coming out from the lens, emerges out from the lens without any change in path. Without any change in path. यानी ऑप्टिकल सेंटर में निकलने वाली रे जो है वो will not bend from its path. It will not bend from its path. चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो. अब आप बोलिए ज्योमेट्रिक सेंटर आपने लेंस को यहाँ से काट दिया, अब इतना लेंस आपने काट दिया तो
ज्योमेट्रिक सेंटर तो उसका ऊपर चले जाएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर में बॉडी के साथ सेंटर वो तो यहाँ चले जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर तो वही रहेगा, ये ज्योमेट्रिक सेंटर नहीं रहा अभी। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? इट इज दैट पॉइंट इन द लेंस वेयर द रेज when the rays passing from that point or directly from that point emerges out without any deflection. रे स्ट्रेट जाएगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी, बैक नहीं करेगी। ये बात समझ में आ गई? नहीं करेगी, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। पॉइंट समझ में आ गया? ये तीनों रूल्स आप देख लीजिएगा और किसी को डाउट हो तो उसे नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ऑलराइट।